नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बायोग्राफिस पर। आज़ादी के बाद भारत जब एक नया देश बनकर खड़ा था, दुनिया को लगता था कि ये देश संभल नहीं पाएगा। लेकिन इसी दौर में सामने आए जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बने और देश को एक नई दिशा देने की बड़ी जिम्मेदारी उनके हाथ में आई। प्रशासन चलाने का कोई बड़ा एक्सपीरियंस उन्हें नहीं था, संसाधन भी सीमित थे और दुनिया दो बड़े पावर ब्लॉक्स अमेरिका और सोवियत यूनियन में बटी हुई थी। ऐसे समय में नेहरू को तय करना था कि भारत किस दिशा में आगे बढ़ेगा। उन्होंने मॉडर्न इंडिया की नींव रखते हुए लोकतंत्र को मजबूती दी और कहा कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद तय करेगा। इसी विजन ने आगे चलकर इंडिया की इंटरनेशनल पहचान बनाई। नेहरू समझते थे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक छोटे से गलत फैसले का असर बड़ा हो सकता है। इसलिए उन्होंने शुरुआत से ही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का फोकस रखा पीस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। उनका मानना था कि इंडिया किसी भी बड़े पावर ब्लॉक में शामिल न होकर स्वतंत्र रहकर अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचा सकता है। यूनाइटेड नेशंस में भी उन्होंने इंडिया की शांतिप्रिय छवि को मजबूत किया। नेहरू ये भी मानते थे कि मिलिट्री अलायंस पर भरोसा करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। इसी सोच ने जल्द ही नॉन अलाइन मूवमेंट की नींव रखी। कोल्ड वॉर के समय दुनिया दो हिस्सों में बटी थी, एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर। लेकिन नेहरू का सपना था कि इंडिया किसी भी ब्लॉक का हिस्सा ना बने और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखे। इसी सोच से निकला नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसका नेतृत्व नेहरू ने यूगोस्लाविया के टीटो और इजिप्ट के नासर जैसे लीडर्स के साथ मिलकर किया। नॉन अलाइंड मूवमेंट ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर एक मॉरल लीडर की पहचान दी। ये मूवमेंट छोटे देशों को ये बताता था कि वो भी अपनी स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी रख सकते हैं। नेहरू की ये सोच आज भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में दिखाई देती है। नेहरू चाइना को एक पड़ोसी और एशियन पार्टनर की तरह देखते थे, क्योंकि दोनों देश कॉलोनियलिज्म से निकलकर नए भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने चाइना को यूएन में सीट दिलाने का भी समर्थन किया, क्योंकि वो मानते थे कि एशिया तभी स्ट्रांग बनेगा जब उसके बड़े देश एक दूसरे के साथ खड़े हो पाएंगे। उस दौर में हिंदी चीनी भाई भाई सिर्फ एक स्लोगन नहीं, बल्कि नेहरू की फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा हिस्सा था। लेकिन दोनों देशों की बाउंड्री लाइन, लद्दाख की अक्साई चेन और अरुणाचल की मैकमोहन लाइन पर शुरू से ही डिसएग्रीमेंट था। फिर भी नेहरू को विश्वास था कि डिप्लोमेसी से हर इशू सॉल्व हो सकता है। अब बात करते हैं पंचशील एग्रीमेंट की। सन 1954 का पंचशील एग्रीमेंट, जो इंडिया और चाइना के बीच हुआ था, नेहरू की फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। इस समझौते के 5 प्रिंसिपल थे: म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, इक्वलिटी और पीसफुल कोएक्सिस्टेंस। नेहरू चाहते थे कि एशिया में वॉर की जगह इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिले। उस समय यह समझौता दुनिया में पीस बिल्डिंग का उदाहरण बन गया। लेकिन चाइना ने धीरे धीरे तिब्बत में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे फ्यूचर टेंशन्स की जमीन तैयार हो रही थी। शुरुआती ट्रस्ट के बावजूद ग्राउंड रियलिटी अलग होती जा रही थी। जब चाइना ने तिब्बत पर पूरा कब्जा कर लिया, तो ये नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। दलाई लामा इंडिया आ गया और उन्हें शरण देना नेहरू के लिए ह्यूमैनिटेरियन डिसीजन था। लेकिन चाइना ने इसे पॉलिटिकल प्रोवोकेशन के रूप में देखा और यहाँ से चाइना इंडिया के रिलेशंस में दरारें आना शुरू हुई। बॉर्डर पर चाइनीज ट्रुप की एक्टिविटी बढ़ती गई, पर नेहरू को उम्मीद थी कि बातचीत से समाधान निकल सकता है। उन्होंने मिलिट्री बिल्डअप को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि उनका फोकस डिप्लोमेसी और पीसफुल एंगेजमेंट पर था। लेकिन चाइना की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग दिशा में आगे बढ़ रही थी। नेहरू ने ना तो यूएसए के साथ मिलिट्री अलायंस किया, न यूएसएसआर काम गए, लेकिन दोनों देशों के साथ बैलेंस रिलेशन बनाए। यूएसए ने शुरुआत में इंडिया को सपोर्ट किया, लेकिन पाकिस्तान को मिलिट्री एड दिए जाने के बाद रिलेशन थोड़े ठंडे हो गए। यूएसएसआर के साथ इंडिया के रिलेशंस आगे चलकर मजबूत हुए, स्पेशली डिफेंस और इंडस्ट्रियल सेक्टर में। नेहरू का विजन था कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को किसी भी ग्लोबल पावर के दबाव में ना चलाए। इसी वजह से दुनिया इंडिया को एक इंडिपेंडेंट और प्रोग्रेसिव नेशन के रूप में देखने लगी। ये बैलेंसिंग एक्ट उनकी सबसे बड़ी जीत थी। नेहरू की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं थी, वो साइंस डिप्लोमेसी पर भी जोर देते थे। उन्होंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन, आईआईटीज और बड़े साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन की स्थापना की, ताकि इंडिया ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बने। यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ और अदर ग्लोबल बॉडीज में इंडिया के एक्टिव पार्टिसिपेशन नेहरू के कारण ही पॉसिबल हुई। उन्होंने इंडिया की डेमोक्रेटिक इमेज को दुनिया में प्रस्तुत किया और कहा कि मजबूत डिप्लोमेसी की शुरुआत डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ से होती है। उनका लक्ष्य था कि इंडिया फ्यूचर में ग्लोबल डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बने। 1950 के आखिरी तक ये तय हो गया था कि चाइना बॉर्डर इशू पर अपना स्टैंड नहीं बदलने वाला है। चाइनीज ट्रुप लगातार अक्साई चेन में रोड निर्माण कर रहे थे। नेहरू इस इशू को डिप्लोमेटिक तरीके से सॉल्व करना चाहते थे, लेकिन चाइना ने अपना एक्सपेंशन जारी रखा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने भी वार्न किया था कि चाइना अग्रेसिव हो रहा है, लेकिन नेहरू को लगता था कि वॉर दोनों देशों के लिए नुकसानदायक होगा। इंडिया ने फॉरवर्ड पॉलिसी शुरू की, जिसमें स्मॉल पोस्ट बनाए गए, लेकिन चाइना ने इसे चैलेंज के रूप में लिया।
सन 1962 का इंडिया चाइना वॉर नेहरू के पॉलिटिकल करियर का सबसे टिपिकल मोमेंट था। चाइना ने अचानक मल्टीपल फ्रंट्स पर अटैक किया और इंडियन फोर्सेस तैयार भी नहीं थी। ये वॉर सिर्फ मिलिट्री डिफीट नहीं थी, बल्कि नेहरू की फॉरेन पॉलिसी पर भी सवाल खड़े हो गए। दुनिया शॉक थी, क्योंकि दोनों देशों ने पीस और पंचशील एग्रीमेंट की बात की थी। इस वॉर के बाद नेहरू का चाइना पर से भरोसा उठ गया। वो इमोशनली भी टूट गए और ये उनकी लीडरशिप की सबसे पेनफुल घटना बनी। वॉर के बाद नेहरू ने डिफेंस रिफॉर्म्स, इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स और पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग पर काम किया। उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया ताकि इंडिया सेल्फ रिलायंट बने। फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने क्लियर कर दिया कि इंडिया अब स्ट्रैटेजिक अवेयरनेस के साथ चलेगा। नॉन अलाइंड मूवमेंट को आगे बढ़ाना उनका आखिरी बड़ा डिप्लोमेटिक कंट्रीब्यूशन था। दुनिया उन्हें एक विजनरी लीडर के रूप में देखती थी, क्योंकि इतने चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने इंडिया की एक ग्लोबल आइडेंटिटी बनाए रखी। नेहरू की फॉरेन पॉलिसी आज भी इंडिया की डिप्लोमेसी का बैकबोन मानी जाती है। नॉन अलाइनमेंट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, स्ट्रेटेजिक बैलेंस, ये सभी प्रिंसिपल्स आज भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। चाइना के साथ ट्रस्ट शुरू हुई जर्नी वॉर तक पहुंची, जिसने फ्यूचर जनरेशंस को जियोपॉलिटिकल रियलिटी का एक बड़ा लेसन दिया। उनके डिसीजन परफेक्ट नहीं थे, लेकिन उनका विजन बहुत बड़ा था। नेहरू ने इंडिया को वर्ल्ड मैप पर एक इंडिपेंडेंट वॉइस दी। यही कारण है कि दुनिया उन्हें न सिर्फ इंडिया का लीडर बल्कि ग्लोबल थिंकर मानती है। उनकी फॉरेन पॉलिसी ने फ्यूचर इंडिया की डायरेक्शन तय कर दी। तो दोस्तों, ये थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पॉलिटिकल जर्नी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।